चंद रोज पहले बालाघाट मंडला जिले में पीडीएस के माध्यम से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले घटिया स्तर के चावल का मामला सामने आया। अब तक आंख बंद करके पूरे तमाशे को देख रहे प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 18 राइस मिल पर ताले लगाते हुए पीडीएस के चावल में गड़बड़ झाला करने वाले नागरिक आपूर्ति निगम के 9 अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी। इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। इसी बीच ऐसा लगा जैसे प्रशासन बड़ी जल्दी में है और सख्ती के मूड में है, लेकिन इस आदेश को जारी करने के लिए 3 दिन बाद भी अब तक किसी राइस मिलर और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, ना ही कोई धाराएं तय की गई हैं, जिससे एक बार फिर लग रहा है कि बीते वर्षों की तरह यह मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कल तक प्रशासन फ्रंट फुट पर था। 2 दिन पहले अचानक राइस मिलर सामने आए और इस पीडीएस के घटिया चावल के लिए जिले के अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ दिया। फिर क्या था, फ्रंट फुट पर दिखाई देने वाला प्रशासन बैक फुट पर चला गया और बैक फुट पर बैठा हुआ राइस मिलर संघ अब फ्रंट फुट पर आ गया है। भले ही प्रशासन ने उनकी राइस मिल सील कर दी हो, मिलों में ताले लगे हो, लेकिन उन्होंने 1 दिन पहले हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। पीडीएस के चावल के वितरण की पूरी खबर पर जब हमने बारीकी से पड़ताल की तो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला शासन के सिस्टम, राइस मिलर और अधिकारियों के द्वारा पकाई जाने वाली खिचड़ी के रूप में दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे इस हमाम में सारे के सारे पैसे के गोते लगाकर नहा रहे हैं। जी हाँ, इस खबर से आप बने रहिए। जैसे जैसे हम इस खबर के आगे बढ़ेंगे, आपको जिले के भीतर समर्थन मूल्य पर खरीदी से लेकर राइस मिलर के पास जाने वाले धान के बने चावल और पीडीएस के माध्यम से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले घटिया चावल की पूरी कड़ी आपको बताएंगे। कैसे पूरा भ्रष्टाचार जिले के भीतर कई वर्षों से फल फूल रहा है, बावजूद इसके कि सत्ता प्रशासन हर कोई खामोश है सिवाय गरीब के। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की गई है। धान को खरीदकर शासन इस राइस मिलर को चावल बनाने के लिए दे देती है। आंकड़ों के मुताबिक 1 क्विंटल धान से लगभग 64 से 67 किलो चावल निकलता है। इस चावल को राइस मिलर को शासन को वापस करना होता है। यही चावल पुराने साइकिल क्रम में नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग के रास्ते राशन दुकान होते हुए गरीबों की थाली तक पहुँचता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राइस मिलर यदि इतने ईमानदार है और बेहतर क्वालिटी का धान लेकर बेहतर क्वालिटी का चावल वापस कर रहे हैं, तो गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला चावल खाने योग्य क्यों नहीं बचता है। इसके पीछे राइस मिलर से लेकर हर किसी का एक बड़ा गेम प्लान चलता है। इस गेम प्लान के विषय में आपको हम बताते हैं कि 65 किलो चावल देने के बाद राइस मिलर के पास लगभग 22 से 25 किलो भूसा, 8 से 10 किलो मैदा और इतने ही मात्रा में कनी
यानी छोटा चावल बन जाता है, जिसे बेचकर राइस मिलर को बमुश्किल 150-200 रुपए बच पाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है, क्या राइस मिलर अपना इतना बड़ा प्लांट, जमीन और सारी पूंजी शासन की इस कस्टम मिलिंग धान की पिसाई के लिए लगाता है कि उसे प्रति क्विंटल 200 रुपए बच पाए? तो यहाँ खेल शुरू होता है पैसों का। इसके पीछे राइस मिलर से लेकर हर किसी का एक बड़ा गेम प्लान चलता है। इस गेम प्लान के विषय में आपको हम बताते हैं कि 65 किलो चावल देने के बाद राइस मिलर के पास लगभग 22 से 25 किलो भूसा, 8 से 10 किलो मैदा और इतने ही मात्रा में कनी यानी छोटा चावल बन जाता है, जिसे बेचकर राइस मिलर को बमुश्किल 150 से 200 रुपए बच पाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राइस मिलर अपना इतना बड़ा प्लांट, जमीन और सारी पूंजी शासन के इस कस्टम मिलिंग धान की पिसाई के लिए लगाता है कि उसे प्रति क्विंटल 200 रुपए बच पाए? तो यह खेल शुरू होता है पैसे को 10 गुना से 100 गुना करने का। सूत्रों की बातों पर यकीन करें और प्रमाणों को आधार माने तो कस्टम मिलिंग के लिए मिलने वाले धान राइस मिलर मिलिंग करवाते ही नहीं, इसके बदले उत्तर प्रदेश और बिहार से निम्न स्तर के चावलों की खरीदी कर पीडीएस के लिए दे देते हैं। इस बात का खुलासा बीते दिनों की जांच में हो चुका है कि चावल बहुत अधिक ही निम्न स्तर के हैं। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि इन चावलों की जांच करवाई जाए तो इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि जिले में उत्पादन होने वाले धान पारस सोना, 1010, महामाया सहित अन्य किस्म से निकले हुए चावल है ही नहीं, बल्कि यह चावल तो किसी और किस्म के हैं। इस किस्म की धान का उत्पादन बालाघाट जिले में होता ही नहीं है। इस बात को मिलर्स भी मान चुके हैं कि शासन के द्वारा दी जाने वाली धान से प्रति क्विंटल 65 किलो चावल नहीं निकलता, इसलिए वे कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार से चावल की खरीदी करते हैं। जानकार बताते हैं कि मिलर यह सब बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यदि जांच हुई और उसकी परतें खुली तो उनकी पोल खुलते देर नहीं लगेगी कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में चावल उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते बालाघाट, मंडला और सिवनी जिले के गरीबों की थाली तक पहुंचता है। चलिए यहाँ पर हम इस बात को विराम देते हैं कि शासन के द्वारा दिए जाने वाले धान को मिलर्स मिलिंग नहीं करते, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार से चावलों को गरीबों की थाली तक पहुंचा देते हैं। तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में धान का उपयोग आखिर होता कहाँ है? यह बड़ा सवाल है और यही बड़ा कमाई का गणित भी। इस गणित को हम भी आपके सामने पूरी तरह से हल करेंगे और इसका निष्कर्ष भी निकाल कर देंगे, तब आपको पर्दे के पीछे चल रहे पूरे खेल की जानकारी मिलेगी। दरअसल कस्टम मिलिंग के लिए मिलने वाले चावल उसना प्लांट में चले जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में उसना प्लांट क्या है और उसमें होता क्या है। चलिए पहले इस बात को आपको बारीकी से समझा देते हैं। उसना प्लांट से निकलने वाले चावल की मांग भारत ही नहीं विदेशों तक है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में इस चावल को पसंद करने वाले बहुत अधिक लोग हैं। उसना चावल की मांग और उससे होने वाली कमाई को देखते हुए जिले के भीतर राइस मिलर में उसना प्लांट लगाने की होड़ सी लगी हुई है। तभी तो आंकड़ों पर गौर करें तो महज 2 साल के भीतर जिले में 10 उसना प्लांट लग चुके हैं।
उसना प्लांटों के बारे में बता दें कि यह साल भर चलते हैं और 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। आंकड़ों के मुताबिक उसना प्लांट की क्षमता प्रति घंटा 16 क्विंटल चावल निकालने की है। तो इन उसना प्लांटों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में धान कहां से मिलता है? शायद अब आप भी समझ गए होंगे कि कस्टम मिलिंग के लिए मिलने वाला धान गरीबों की थाली तक न जाकर इन उसना प्लांट तक पहुंच जाता है और करोड़ों की कमाई का साधन बन रहा है। यहाँ हम यह बात टाल ठोक कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले के भीतर 2,78,000 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली खरीदी की खेती में 99% धान का उत्पादन होता है और इससे लगभग 90% धान समर्थन मूल्य पर शासन को भेज दी जाती है। तो फिर उसना प्लांट चलाने के लिए राइस मिलरों के पास धान कहां से आती है? यदि मिलर्स कह दे कि रबी की फसल का पूरा धान भी खरीद लेते हैं तो यह बात कहीं से भी किसी के गले नहीं उतरती। यहाँ भी हम आंकड़ों की बात ही करेंगे। जिले के भीतर खरीफ की तुलना में महज 10% रकबे पर रबी की खेती की जाती है, जिसमें से 40% धान महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य चला जाता है। ऐसे में बिना खरीफ की धान की हेराफेरी किए उसना प्लांट चलाना किसी के बस की बात नहीं है। इस पूरी कमाई के पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी शासन प्रशासन का हाथ भी दिखाई देता है। तभी तो वर्ष 2012 तक गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले चावल, जिसे लेवी का नाम दिया गया था, वह राइस मिलरों से नगद चावल के रूप में लिया जाता था। समय के साथ सरकार ने इस सिस्टम को बदल दिया। लेवी का नाम कस्टम मिलिंग हो गया और धान के बदले चावल देने की प्रथा शुरू हो गई और शुरू हो गया इस पूरे गड़बड़ घोटाले का खेल, जिसकी परत दर परत अब आगामी दिनों में ईओडब्ल्यू खोलने की तैयारी कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट जिले में वर्ष 2019-20 में धान खरीदी का आंकड़ा लगभग 45 लाख टन का है। घटिया स्तर की चावल की जांच करने आई केंद्रीय टीम ने जब गोदामों पर दबिश दी और जांच शुरू की तो इस दौरान हजारों क्विंटल चावल अमानक स्तर का पाया गया, जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। तो आगामी दिनों में मिलर और अधिकारियों की इस कारगुजारी के कारण शासन को करोड़ों रुपयों का हर्जाना उठाना तय है। इस जांच का सीधा प्रभाव पीडीएस के माध्यम से राशन दुकान से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाले चावल पर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में शासन के पास इतनी बड़ी मात्रा में चावल का दूसरा स्टॉक होगा, तभी तो उसे बालाघाट, सिवनी, मंडला तक लाना किसी परेशानी से कम नहीं है। उसके लिए प्रशासन को करोड़ों रुपए परिवहन के नाम पर खर्च करने पड़ेंगे। मतलब साफ है, यदि आगामी दिनों में राशन दुकान में चावल नहीं मिला तो इस पर हमें और आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन सीधा प्रभाव गरीबों के पेट पर पड़ता दिखाई देगा। इंतजार अब इस बात का है कि ईओडब्ल्यू अपनी जांच के पत्ते कब तक खोलता है। इस खेल में दोषी अधिकारियों और राइस मिलरों के ऊपर अब तक एफआईआर और आगे की कार्रवाई होती है या यह जांच यहीं रुक जाती है, या फिर इस खेल को आगे तक बढ़ाने वाले आला अधिकारियों तक पहुंच पाती है या नहीं। यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो राइस मिलर के द्वारा बीते 5 वर्षों में कमाई गई इनकम, खरीदी गई संपत्ति सहित बैंकों के लेन देन, फोन कॉल, सारे मामले की जांच हो तो पूरा का पूरा खेल सबके सामने आ जाएगा। इसलिए तो हमने पहले भी मांग की है कि इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाए।